हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल परीक्षा सिलेक्शन तक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम अपने चैनल पे एनसीईआरटी सीरीज शुरू कर चुके हैं जिसमें हमने शुरुआत करी थी ज्योग्राफी सब्जेक्ट से और क्लास 6 का हम पहला चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं विद क्वेश्चन आंसर्स एंड सेकेंड चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज। सेकेंड चैप्टर का टाइटल है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। देखिए, पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था कि पृथ्वी और सौरमंडल के बारे में, सूर्य के बारे में और ग्रहों के बारे में, और इस बार इस पार्ट में हम पृथ्वी के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे कि पृथ्वी का अध्ययन हम कैसे कर सकते हैं, उसमें किसी भी स्थान की एग्जैक्ट स्थिति कैसे पता कर सकते हैं। इन्हीं सभी विषयों के बारे में इस लेक्चर में हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, जैसा कि टाइटल है ग्लोब, हमने पिछले उसमें क्लास में पढ़ा था पृथ्वी के बारे में कि पृथ्वी अपने अंश पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है और पृथ्वी का जो आकार है वो गोल ना होके भूआब है। भूआब का मतलब यह अपने ध्रुवों पे चपटी है और बीच में उभरी हुई है, मतलब कहीं पर्वत है, कहीं रेत है, इस तरह की आकृतियां हैं पृथ्वी में। तो इस तरह से इसको हम पूरी तरह से गोलाकार नहीं मानते हैं, इसको हम भूआब आकृति मानते हैं जिसमें यह अपने ध्रुवों पे चपटी है और बीच में उभरी हुई है। तो आइए बात करते हैं कि पृथ्वी का अध्ययन हम किस प्रकार से कर सकते हैं। पृथ्वी का अध्ययन अच्छे से सरलीकृत रूप से करने के लिए हमारे पास एक साधन है ग्लोब। ग्लोब क्या है? ग्लोब बेसिकली पृथ्वी का ही एक वास्तविक प्रतिरूप है, एक छोटा सा प्रतिरूप है जिसके माध्यम से हम पृथ्वी का बहुत अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं। आइए ग्लोब कैसा होता है ये जाने। देखिए, ये हमने एक गोला बनाया हुआ है, ये हम मान के चलते हैं। ग्लोब की स्थिति हम आपको इससे थोड़ा सा क्लियर करने का प्रयास करेंगे कि ये मान लीजिए पृथ्वी है, ग्लोब है और कुछ इस तरह से यह आकृति इस स्टैंड से जुड़ी होती है, जिसमें देखिए ये एक यहां से सुई है, एक ये यहां से सुई है, जिसके सहायता से ये टिकी है। तो क्या करते हैं कि इसमें ये जो सुइयां हैं इनको हम अक्ष बोलते हैं, मतलब इन्हीं सुइयों की सहायता से ये गति करता है, मतलब इसको हम घुमा सकते हैं। ये स्टेबल नहीं है कि इसको ऐसे ही स्टेबल रहेगा, इसको हम घुमा सकते हैं। जैसे हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ गति करती है, उसी प्रकार हम इसको पश्चिम से पूर्व की तरफ घुमा सकते हैं। तो ये जहां से ये टिकी हुई है, ये जो सुइयां हैं, एक तरह से ये जो जिससे ये सुइयां हैं, ये जिससे पृथ्वी टिकी है, उसको हम अक्ष कहते हैं। और ये जहां ये सुइयां हैं, जिन बिंदुओं पे, ऊपर वाले को हम उत्तरी ध्रुव और नीचे वाले को हम दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। और बीच में यहां आकृति होगी, कहीं थल होगा, कहीं जल होगा, कहीं पेड़ होंगे, कहीं पहाड़ होंगे, इस तरह से आकृति होगी। तो जैसा कि हमने बताया था कि अंतरिक्ष से देखने पे पृथ्वी हमारी नीले रंग की दिखाई देती है, इसको हम नीला ग्रह भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ये भी मैंने बताया था, क्योंकि इसका 2/3 हिस्सा पानी से ढका हुआ है, इसलिए ये नीला ग्रह कहलाता है। ये तो पिछले पार्ट की चर्चा थी। अब हमने देखिए ग्लोब के बारे में बताया। ग्लोब की आकृति कैसी होती है कि दो सुइयों से एक गोला टिका होता है, जिसको हम पश्चिम से पूर्व की तरफ मूव कर सकते हैं, और जिस ये सुइयों की सहायता से टिका होता है उसको हम अक्ष कहते हैं। और ये जो दो सुइयां जहां से ये कनेक्ट करती हैं, ऊपर वाले स्थान को हम उत्तरी ध्रुव और नीचे वाले स्थान को हम दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। वास्तव में पृथ्वी में ना ऐसी कोई सुई है और ना ही कोई स्टैंड है। पृथ्वी स्वतंत्र रूप से अपने अक्ष पे गति करती है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि उसमें सुइयां हैं, सुइयों की सहायता से वो टिकी हुई है। वो स्वतंत्र रूप से अपने अक्ष पे गति करती है और 23.5 अंश झुकी है अपने अक्ष पे। तो ये जानकारी थी ग्लोब के बारे में। आइए आगे पढ़ते हैं अपने सब्जेक्ट पे। देखिए, ग्लोब के बारे में हमने बता दिया। ग्लोब इस तरह की कुछ आकृति होती है, क्योंकि इसमें क्या करते हैं, ऐसे तो पृथ्वी का अध्ययन करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन ग्लोब का क्या होता है कि ग्लोब में
ये जो नदियां हैं, महासागर हैं, द्वीप हैं, जो जल थल का कॉन्सेप्ट है इसमें कि इतना जल है, इसमें इतना थल है, जहां जहां थल है वो अच्छे से इसमें अध्ययन किया जा सकता है। बहुत ही अच्छे से छोटे रूप में ग्लोब पे वो चीज चित्रित होती है, जिससे हम सारी स्थितियों का पता लगा सकते हैं कि कहाँ कौन सी चीजें हैं। तो इस सहायता के लिए ग्लोब बनाया गया है। ग्लोब कई प्रकार के होते हैं, कई बड़े होते हैं जिनको हम अपने साथ नहीं ले जा सकते, कुछ छोटे होते हैं जो मूवेबल होते हैं, कुछ बड़े ग्लोब ऐसे होते हैं जो एक ही स्थान पर स्थित होते हैं, वहीं जाके आप देख सकते हो उनको, और कुछ ऐसे होते हैं कि आराम से आप अपने घर में भी ला के रख सकते हो, उसमें पढ़ सकते हो। आइए बात करते हैं। अब जैसे ये है, अभी तो हमने ग्लोब के बारे में पढ़ा, अब जैसे हमें पृथ्वी पे कोई स्थिति ज्ञात करनी है कि ये जगह कहाँ है, तो उसके लिए दो तरह की रेखाएं हैं। जैसे हमने टॉपिक में ही क्लियर कर दिया था टाइटल में, अक्षांश और देशांतर। पहले हम अक्षांश रेखाएं पढ़ेंगे। अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं? देखिए, अक्षांश रेखाएं जैसे ये काल्पनिक रेखा थी कि इस पे जब हमने शुरुआत में पढ़ा था कि ये पृथ्वी सुइयों से टिकी हुई, वो एक कल्पना मात्र थी आपको समझाने के लिए कि इस तरह से पृथ्वी घूमती है। उसी प्रकार एक काल्पनिक रेखा और होती है जो पृथ्वी को दो बराबर हिस्सों में बांटती है। इसको हम 0 डिग्री अक्षांश, या समानांतर रेखा, या विषुवत वृत्त कहते हैं। देखिए, समानांतर इसलिए क्योंकि दोनों ही भागों में इसके समानांतर रेखाएं खींची जाती हैं जो समान दूरी पे होती हैं, और इसको विषुवत वृत्त बोलते हैं और अक्षांश रेखाएं भी बोलते हैं। इसका मान आपका 0 डिग्री है। बाकी सभी इसी के पैरेलल उत्तरी ध्रुव में भी खींची जाती हैं रेखाएं और दक्षिणी ध्रुव में खींची जाती हैं रेखाएं। ये काल्पनिक रेखाएं हैं, वास्तव में पृथ्वी पर ऐसी कोई रेखाएं नहीं है। तो ये एक कल्पना मात्र है आपको पृथ्वी के अध्ययन सुचारू रूप से कराने के लिए कि ऐसा होता है। अगर हम ये रेखाएं खींच लेते हैं तो इनके मानों के हिसाब से हम पृथ्वी पे किसी भी जगह की सही स्थिति ज्ञात कर लेंगे। तो आइए एक बॉल के माध्यम से हम आपको ये रेखाएं समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे ये मान लीजिए ये बॉल है, इसको मान लेते हैं ये पृथ्वी है, इसमें हमने ये रेखा इसको बीच से डिवाइड किया, खींची रेखा, ये दो ऐसे ही चारों तरफ इधर से हमने शुरू किया और पूरा आखिरी वापस यहीं तक हमने मिलाई रेखा। तो इसी वजह से इसको वृत्त रेखाएं भी बोलते हैं क्योंकि ये पूर्ण वृत्त बनाती हैं पृथ्वी पे, इसीलिए इसका नाम विषुवत वृत्त भी है। अगर क्वेश्चन आए कि अर्धवृत्त बनाती हैं या पूर्ण वृत्त बनाती हैं, तो ये अक्षांश रेखाएं जो हैं हमारी वो पूर्ण वृत्त बनाती हैं, पृथ्वी पे पूर्ण वृत्त बनाती हैं और ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती हैं। देखिए, जो चपटा स्थान है ये उत्तरी ध्रुव है, ये तो हमने पहले ग्लोब में आपको क्लियर ही किया था कि पृथ्वी अपने उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवों पे चपटी है। ये आपका दक्षिणी ध्रुव है, ये दोनों को बराबर भागों में बांटती है। ऊपर वाले को हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध। तो क्या बताया हमने? 0 डिग्री अक्षांश रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है।
हम अक्षांश रेखाओं को समानांतर रेखा भी कहते हैं। समानांतर रेखा क्यों कहते हैं? क्योंकि अक्षांश रेखा 0 डिग्री अक्षांश या विषुवत वृत्त के समानांतर दोनों ही गोलार्धों में रेखाएं खींची जाती हैं, इसलिए जो ये रेखाएं खींची जाती हैं वो बिल्कुल समान दूरी पे होती हैं। तो इस वजह से हम इन रेखाओं को समानांतर रेखा भी कहते हैं और ये विषुवत रेखाएं भी कहलाती हैं। ये पूर्ण वृत्त बनाती हैं पृथ्वी पे, अर्धवृत्त नहीं बनाती हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अभी हम जो आगे पढ़ेंगे देशांतर रेखाएं वो पृथ्वी पर अर्धवृत्त बनाती हैं। इसलिए अक्षांश और देशांतर रेखाओं में प्रमुख जो मतलब डिफरेंस है आपका, वो यही है कि अक्षांश रेखाएं पूर्ण वृत्त बनाती हैं और देशांतर रेखाएं अर्धवृत्त बनाती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं कि एक तो ये हो गई 0 डिग्री अक्षांश और ये दक्षिणी गोलार्ध है, ये उत्तरी गोलार्ध है, ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है, देखते हैं आगे कि देखिए पृथ्वी का टोटल कितना होता है? 360 डिग्री एक वृत्त। जितना पार्ट ये आगे है इतना जस्ट पीछे भी होगा। तो अगर ये भाग देखा जाए तो ये जस्ट 1/4 होगा पूरे पृथ्वी का। 1/4 कीजिए 90 डिग्री। तो ये जो बिंदु होता है इसको हम 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश भी बोलते हैं। शब्दों पे विशेष ध्यान दीजिएगा, इसको हम उत्तरी अक्षांश बोलते हैं, ना कि उत्तरी अक्षांश रेखा। वही सेम यही नीचे है 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। देखिए इसको हम अगर हाफ पार्ट में डिवाइड करते हैं, जो आपको हम सामने दिखा रहे हैं वो जस्ट 2 पार्ट्स हैं, सेम ऐसे 2 पार्ट्स पीछे भी हैं। तो ये जो आगे वाला एक पार्ट हुआ वो 1/4 हुआ ना पूरी बॉल का। तो वही सेम चीज है कि ये जो पार्ट है ये 90 डिग्री हुआ। तो ये जो बिंदु है इसका ये 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश है और ये नीचे वाला 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है। ये तो हमने शुरुआत में आपको अक्षांश रेखा बताया। अब कुछ प्रमुख अक्षांश रेखाओं के बारे में पढ़ लेते हैं जो आपके एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं। आइए देखते हैं। अब देखिए दोनों गोलार्धों में ये विषुवत वृत्त ये जो है 0 डिग्री, इसी के समानांतर रेखाएं खींची जाएंगी बराबर दूरी पे। जो उत्तरी गोलार्ध की रेखाएं होंगी उसको हम इस संकेत से डिनोट करेंगे कि उत्तरी, मतलब 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। और जो दक्षिणी गोलार्ध में होंगी उसके आगे हम ये संकेत लगाएंगे, मतलब दक्षिणी वाले को दक्षिण संकेत से डिनोट करेंगे। ठीक है, ये तो क्लियर हमने कर ही दिया था, तो इसको हम हटा देते हैं। बाकी चीजों के बारे में अच्छे से देख लेते हैं। देखिए जो प्रमुख रूप से आपके एग्जाम्स में आती हैं उन्हीं रेखाओं के बारे में चर्चा करेंगे। अभी इनके
अलग नाम भी बताएंगे आपको, अभी हम केवल रेखाओं से डिनोट कर लेते हैं। सेम उतनी ही यहां पे भी, लेकिन क्या है, दक्षिणी। ये भी सेम वैसे ही, लेकिन क्या है, दक्षिणी। अक्षांश, अक्षांश। देखिए ये जो है ये क्या है, विषुवत वृत्त। ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, तो 0 डिग्री या विषुवत वृत्त। उसके अलावा ये जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, ये कर्क रेखा, और ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, ये मकर रेखा। और ये जो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, तो ये उत्तरी ध्रुव वृत्त। और ये जो 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वाला है, ये 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ये दक्षिणी ध्रुव वृत्त। तो ये प्रमुख रेखाएं हैं। देखिए इनके बीच की दूरी जो होगी वो समान होगी, लेकिन ये लंबाई में एक दूसरे से विभिन्न होगी। मतलब जैसे ही ध्रुवों की तरफ बढ़ेंगे आप, तो इनका जो व्यास है वो विषुवत वृत्त के व्यास से कम होता जाएगा। ठीक है, ये जैसे ही ध्रुवों के पास बढ़ेंगी छोटी होती जाएंगी, लेकिन रहेंगी इनके पैरेलल ही, समानांतर ही। तो यही एक फर्क है इसमें। अभी आगे देशांतर जब पढ़ेंगे तो उसमें इसके जस्ट अपोजिट होता है, बताएंगे आगे उसमें। तो ये कुछ प्रमुख रेखाएं हैं जो आपके एग्जाम से बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कौन सी रेखा बोलते हैं, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को कौन सी रेखा बोलते हैं। कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है, लोग 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश या 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, इनको मिक्स कर लेते हैं। तो मिक्स करने की कोई जरूरत नहीं है, आप ध्यान से पढ़िए इनको तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगी। तो ये तो आपकी थी रेखाएं। इसी में इन्हीं रेखाओं से रिलेटेड है ताप कटिबंध। हमारे पृथ्वी को ये रेखाएं 3 ताप कटिबंध में विभाजित करती हैं, वो भी जान लेते हैं। वो भी किसके, मतलब सूरज की ऊष्मा और रोशनी के प्रभाव से वो ताप कटिबंध निर्मित होते हैं। अभी देखते हैं। ताप कटिबंधों के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए ये जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का ये जो भाग है, इसमें सूरज की रोशनी वर्ष में कभी ना कभी एक बार ठीक ऊपर होती है, मतलब बराबर से पड़ती है इसमें। तो इसका जो ताप होता है वो बहुत ज्यादा अधिक रहता है। तो इस ताप कटिबंध को हम लोग कहते हैं उष्ण ताप कटिबंध, क्योंकि इस पे जो सूरज की रोशनी होती है, सूर्य की रोशनी होती है, वो सीधी पड़ती है। मतलब वर्ष में एक बार कभी ना कभी आपके बिल्कुल सीध में होती है, इसमें हर एक स्थान पे इसके। तो इसमें जो ताप होता है वो बहुत ज्यादा अधिक होता है, इसमें गर्मी बहुत ज्यादा होती है। तो इसको हम लोगों ने नाम दिया है उष्ण ताप कटिबंध। किसके किसके बीच में? कर्क रेखा और
मकर रेखा। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो भाग है वो उष्ण ताप कटिबंध में आता है। रीजन मैंने बताया कि वर्ष में कभी ना कभी एक बार इसमें जो स्थान आते हैं उन पे सूर्य की रोशनी सीधी पड़ती है, दोपहर के समय सीध में होता है बिल्कुल सूर्य, तो इस वजह से यहाँ का ताप जो होता है वो बहुत ज्यादा उच्च होता है, इसलिए उष्ण ताप कटिबंध इसको बोला जाता है। अब बात करते हैं बाकी सारे एरियाज के बारे में। अब जैसे ये है, ये तो उष्ण ताप कटिबंध हो गया। अब हम बात करते हैं शीतोष्ण ताप कटिबंध। शीतोष्ण ताप कटिबंध उत्तरी ध्रुव वृत्त और कर्क रेखा। उत्तरी ध्रुव वृत्त और कर्क रेखा के बीच का जो भाग है और मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुव वृत्त के जो बीच का भाग है उसमें जो सूर्य की किरणें होती हैं वो तिरछी पड़ती हैं, जिस वजह से यहां का जो तापमान होता है वो मिला जुला होता है, मतलब थोड़ी गर्मी भी होती है और थोड़ी ठंडक भी होती है। इस वजह से ये ताप कटिबंध को हम शीतोष्ण ताप कटिबंध बोलते हैं। सेम इसके लिए भी है शीतोष्ण ताप कटिबंध। ये हो गया दूसरा ताप कटिबंध। अब बात करते हैं तीसरे ताप कटिबंध के बारे में, जो है शीत ताप कटिबंध। देखिए ये हिस्सा बचा दोनों में, उत्तरी ध्रुव वृत्त और 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच का जो भाग है और दक्षिणी ध्रुव वृत्त और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच का जो भाग है उसमें ना जो सूर्य की किरणें होती है वो 36 से ऊपर ही नहीं आ पाती, जिसके कारण यहां बहुत ज्यादा सर्दी रहती है। तो इसको हम कौन सा ताप कटिबंध बोलते हैं? उत्तरी, ये लिखने की जरूरत नहीं है, शीत ताप कटिबंध दोनों को बोलते हैं। और इसको भी शीत ताप कटिबंध बोलते हैं। तो हमने ताप कटिबंधों के बारे में पढ़ा। उष्ण ताप कटिबंध कौन सा है? कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो स्थान है वो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के जो बीच का स्थान है वो आपका उष्ण ताप कटिबंध में आता है। क्यों आता है? क्योंकि सूर्य की रोशनी सीधे पड़ती है। और इसमें शीतोष्ण ताप कटिबंध के बारे में हमने क्या पढ़ा कि कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुव वृत्त के बीच का जो स्थान है, मकर रेखा और दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच का जो स्थान है उसको हम लोग क्या कहते हैं? शीतोष्ण ताप कटिबंध। क्यों? क्योंकि यहां पे सूर्य की किरणें जो हैं वो तिरछी पड़ती हैं। तीसरा हमने क्या बताया कि 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश से उत्तरी ध्रुव वृत्त तक की जो जगह है और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच का जो स्थान है यहाँ पे जो है सूर्य की किरणें बहुत ही कम पड़ती हैं, तो यहाँ का जो तापमान रहता है वो बहुत ज्यादा कम रहता है। तो यहाँ का जो तापमान है वो बहुत ज्यादा ठंडा होता है, इसलिए इसको हम शीत ताप कटिबंध बोलते हैं। तो ये 3 ताप कटिबंध आपके क्लियर हो गए। बेसिकली अक्षांशों का और देशांतरों का प्रयोग हम किसी भी जगह की सही स्थिति जानने के लिए करते हैं। अब जैसे एक एग्जाम्पल दिया है आपकी बुक में,
भाई अक्षांश रेखाओं से हम किसी भी स्थिति की, किसी भी जगह की सही स्थिति जान सकते हैं, तो देशांतर रेखाओं की जरूरत क्यों पड़ी? अभी सब पता चलेगा कि देशांतर रेखाओं की क्या महत्वता है और अक्षांश रेखाओं की क्या महत्वता है। देखिए, आपके बुक में जो एग्जाम्पल दिया गया है, किताब में बोला गया है कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप और हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप बीस डिग्री दक्षिण अक्षांश में स्थित हैं। अब ये तो समस्या हो गई कि टोंगा द्वीप भी 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे स्थित है और मॉरिशस द्वीप भी दक्षिणी अक्षांश पे स्थित है। अब एक जगह तो हो नहीं सकते, एक जगह होते तो एक ही नाम होता। तो इसमें यह समस्या उठी कि अब हम इसकी स्थिति कैसे ज्ञात करें कि ये पूर्व में होगा या ये पूर्व में होगा। कैसे पता करें कि मॉरिशस पश्चिम में है या पूर्व में है, टोंगा पश्चिम में है या फिर पूर्व में है। तो इस समस्या का निदान के लिए देशांतर रेखाएं हैं। अब देशांतर रेखाएं क्या हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, ये पूर्व और पश्चिम की स्थिति ज्ञात करने के लिए देशांतर रेखाएं बनाई गई। अब देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, उनके बारे में विस्तृत चर्चा कर लेते हैं। देखिए, ये उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखा होती है। इसमें एक प्रमुख रेखा है जो 0 डिग्री है। इनको याम्योत्तर रेखाएं, याम्योत्तर भी बोलते हैं। कुछ इस प्रकार की रेखाएं होती हैं जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाती हैं। ठीक है, इनकी क्वालिटीज भी पढ़ लेते हैं। ये जो एक रेखा है 0 डिग्री, इन रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है 1 डिग्री के बराबर होती है। डिस्टेंस सब में बराबर है। देखिए, सबकी डिस्टेंस बराबर है और इनकी जो है वो लंबाई आपस में बराबर है। अक्षांश रेखाओं में क्या था, लंबाई आपस में बराबर नहीं थी। ये क्या करती हैं कि बीच में इनमें गैप रहता है और ध्रुवों पे जाके इनकी दूरी जो होती है बीच की वो बिल्कुल शून्य हो जाती है और ये अर्धवृत्त बनाती हैं। जैसे विषुवत वृत्त पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांटता था, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। उसी प्रकार 0 डिग्री देशांतर और ये 180 डिग्री देशांतर पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांटती है, पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध। इधर से इधर वालों को हम पूर्वी से डिनोट करते हैं, इधर वालों को हम पश्चिमी से डिनोट करते हैं। जैसे हम अक्षांश रेखाएं लिखते थे तो उत्तरी और दक्षिणी लिखते थे, वैसे ही इसमें
पश्चिमी और पूर्वी लिखते थे। ठीक है, तो इस तरह से यहां से काउंटिंग करते हुए 180 डिग्री तक हम पहुंचते हैं। इनकी टोटल जो संख्या होती है वो 360 होती है। 360 कैसे? और 180 डिग्री जो है ना, यही पूर्वी भी है और यही पश्चिमी, मतलब 180 पश्चिमी जो देशांतर है वो इसी पे आता है और 180 पूर्वी देशांतर भी इसी पे आता है और पश्चिमी देशांतर भी इसी पॉइंट पे आता है। तो 180 डिग्री दोनों में कॉमन होता है। अब जब 180 डिग्री सब में कॉमन है तो आप कहोगे कि 360 क्यों? 360 ऐसे क्योंकि इसमें 0 डिग्री भी हमको काउंट करना है। तो टोटल रेखाएं जो हमारी होती हैं वो पूरी हमारी 360 डिग्री है। ये रेखाओं से हमें पृथ्वी पे जो स्थान है उनकी स्थिति पूर्व में है या पश्चिम में है, इससे हमें बहुत ज्यादा सहायता मिलती है। देखिए, अक्षांश रेखाओं से हम उत्तरी और दक्षिणी स्थिति ज्ञात करते हैं, फिर उसके बाद हम पूर्वी और ये देशांतर रेखाओं से हम पूर्व और पश्चिम की स्थिति ज्ञात कर लेते हैं इस किसी भी स्थान की। देखिए, अब ये तो हमने बताया आपको, ये 180 डिग्री है, ये 0 डिग्री है, ये दोनों मिलकर पृथ्वी को दो भागों में डिवाइड करती हैं, एक पश्चिमी गोलार्ध है, एक पूर्वी गोलार्ध है। विषुवत वृत्त जो है वो अकेले ही उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में डिवाइड करता था, क्योंकि विषुवत वृत्त एक पूर्ण वृत्त है, जबकि देशांतर रेखाएं आपकी अर्धवृत्त हैं। तो 180 डिग्री और 0 डिग्री मिलके पृथ्वी को दो भागों में डिवाइड करती है, पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध। ये हो गई देशांतर रेखाओं की कुछ क्वालिटीज। देखिए, अब ये रेखाएं हैं, अब इसी में अक्षांश रेखाएं भी खींच लें, कुछ इस तरह की खींचेंगे अपन। इस तरह की खींचेंगे रेखाएं। तो ये जो संरचना बनती है इसको हम ग्रिड कहते हैं। देखिए, किसी भी जगह की अगर हमको एग्जैक्ट स्थिति ज्ञात करनी है तो हमको अक्षांश मिल जाए, अक्षांश की स्थिति मिल जाए और देशांतर की स्थिति मिल जाए, जहां पे वो दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, वही उसकी एग्जैक्ट स्थिति होती है। ठीक है, आपके बुक में एग्जाम्पल दिया है, असम में एक धुबरी नाम की जगह है, वो 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश। देखिए, ये उत्तरी और दक्षिणी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ठीक है, 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पे स्थित है। जहां पे 26 डिग्री अक्षांश और 90 डिग्री पूर्वी देशांतर एक दूसरे को काटेंगी, उसी स्थान पे ये धुबरी नामक जगह की सही स्थिति होगी। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं क्या हैं। अब देखिए, ये 0 डिग्री के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो 0 डिग्री है, ये एक ये ग्रीनविच नामक स्थान पर स्थान को मानक मान के खींची गई है, जहां ब्रिटिश
राजकीय वेधशाला है। तो इसी को मानक मान के इसी के दोनों तरफ पूर्वी और पश्चिम तरफ देशांतरों की गणना की गई। तो ये मानक याम्योत्तर है, इसको मानक याम्योत्तर भी बोलते हैं। इसका प्रयोग हम समय निर्धारण में भी करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ब्रिटिश राजकीय वेधशाला इसी 0 डिग्री पे स्थित है। तो इसको हमने मानक मान के इसके पश्चिम और पूर्व और पश्चिम में गणना की, तो गणना करके बाकी देशांतर रेखाएं खींची हैं। ये जो ग्रीनविच है ये हमारा समय, इसी से हम लोग समय, ये समय मानक भी है 0 डिग्री। अभी बात करते हैं कि देखिए 0 डिग्री को हम लोग मानक समय रेखा भी बोलते हैं। क्योंकि हमारी पृथ्वी ना पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। देखिए इससे हम समय निर्धारण भी करते हैं। वैसे समय निर्धारण हमारे पास एक सिंपल सा तरीका है कि हम सूर्य उगता, सुबह सूर्यास्त और सूर्योदय के हिसाब से हम लोग अपना समय निर्धारण करते हैं कि जिस प्रकार की परछाई बनती है उसी परछाई के अकॉर्डिंग हम अपना समय का निर्धारण करते हैं। वो स्थानीय समय निर्धारण होता है, उससे हमें स्थानीय समय का पता लगता है। लेकिन हर जगह एक अलग, देखिए पश्चिम से पूर्व की ओर ये गति करती है, तो यहां सूर्योदय पहले होगा, यहां की परछाई अलग होगी, यहां की परछाई अलग होगी। हर जगह की परछाई में डिफरेंस होगा, टाइम में भी डिफरेंस होगा। इसीलिए एक मानक समय निर्धारण किया गया है। तो उसके लिए हमने एक मानक समय रेखा मानी है जो ब्रिटिश राजकीय वेधशाला पे स्थित है, जहां पे, तो उसको हम लोग मानक समय रेखा बोलते हैं। कौन सी है, 0 डिग्री देशांतर। तो इससे क्या है कि 0 डिग्री के जो पूर्व में है उनका समय, जैसे जैसे ये डिग्रियां बढ़ेंगी, देशांतर बढ़ेंगे, उतना ये इसके मानक समय से ये जो हमने 0 डिग्री पे जो मानक समय होगा ग्रीनविच में जो टाइम होगा उससे प्लस चलेगा पूर्वी गोलार्ध में स्थित जगहों का। देखिए पूर्वी गोलार्ध में इस वाले पार्ट में जितनी भी जगहें होंगी उनका समय, जो ग्रीनविच का समय होगा उससे कुछ प्लस ही होगा। मतलब जितनी डिग्रीज स्थिति बढ़ती जाएगी उतना ही समय भी बढ़ेगा। उसी प्रकार ये जो पश्चिम का है, पश्चिम में जो समय होगा वो ये मानक समय से पीछे होगा। पश्चिम मतलब पीछे, इसी से कनेक्ट कर लीजिए। पूर्व मतलब आगे। ठीक है, ये जो पूर्व की जगह होंगी इनमें जो भी समय होगा वो ये मानक समय रेखा से आगे होगा। मतलब ग्रीनविच के जो समय होगा ग्रीनविच में, उससे पूर्वी गोलार्ध में जितनी भी जगह होंगी उसका समय कुछ ना कुछ आगे ही होगा। और उसी प्रकार ये पश्चिम में पीछे होगा, पा से पश्चिम, पा से पीछे। पूर्व का मतलब वैसे भी होता है पहले वाला, तो उसका जो समय होगा वो भी अग्रणी होगा ग्रीनविच से। ठीक है, इसी से समय निर्धारण करते हैं। आइए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखिए अब ये समय निर्धारण हम कैसे निकालें, कैसे करें। तो टोटल पृथ्वी हमारा 24 घंटे में कितना घूमती है, 24 आवर्स में 360 डिग्री। तो 1 घंटे में कितनी घूमेगी, पंद्रह डिग्री। 15 डिग्री घूमती है 1 घंटे में, 60 मिनट में। तो 1 डिग्री 4 मिनट में घूमेगी, 15 चौको 60। ठीक है, 4 बार डिवाइड हो जाएगा तो
तो 4 आएगा। 1 डिग्री, और हमने आपको देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी बताई है 1 डिग्री। ठीक है, तो जितनी डिग्रीज बढ़ती जाएंगी, सपोज 4 डिग्री ग्रीनविच से प्लस होगा अगर, तो 16 मिनट एक्स्ट्रा टाइम होगा, मतलब पहले बढ़ जाएंगे वहां। आप एग्जाम्पल अपने भारत का ले लेते हैं। समय निकालना बता दिया कि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। अगर हम 1 डिग्री मूव करते हैं तो समय में हम कितना मूव कर लेते हैं, 4 मिनट। अब जैसे भारत अपना देश ग्रीनविच के पूर्व में 82 डिग्री 30 मिनट स्थित है। तो ये कितना आगे है, 5 घंटे 30 मिनट। जो हम लंदन से हमारा टाइम जो है वो 5.5 घंटे आगे है। मतलब आगे कहने का मतलब है कि जब लंदन में 12 बजते हैं तो हमारे यहाँ 5:30 बजते हैं। ठीक है, तो इस तरह से टाइम में डिफरेंस आता है, इसलिए एक मानक समय निर्धारण किया गया था कि ये एक अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा है, इससे बाकी जगहों के मानक समय निर्धारित किए जाएंगे। अब क्या होता है कि बाकी जो देश है उनमें भी समय में काफी डिफरेंस आता है। देखते हैं वो भी कि क्या डिफरेंस है। ग्रीनविच से तो ये है कि ग्रीनविच से अगर आपको जितना भी, अब जैसे अभी मान लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं ग्रीनविच के पूर्व में हमको 15 डिग्री पे कोई स्थान है, 15 डिग्री पे कोई प्लेस है, उसका समय क्या निकालें। ग्रीनविच में बज रहा है 12 दोपहर के। अब हमको इस प्लेस का टाइम निकालना है। हमको पता है कि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो 15 डिग्री बराबर 15 गुणे 4 बराबर 60 मिनट, मीन्स 1 आवर, 1 घंटा। मतलब क्या होगा कि अगर ग्रीनविच में दोपहर के 12 बज रहे हैं तो इस प्लेस पे दोपहर के क्या बज रहे होंगे, 1 बज रहा होगा। सेम चीज हम इधर देख लेते हैं कि कोई इधर ऐसा प्लेस है जो 15 डिग्री पश्चिम में है। ठीक है, तो क्या करेंगे, हमें पता है 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो 15 डिग्री इज इक्वल 15 into 4 is equal 16 मिनट, मीन्स 1 आवर। दैट मीन्स कि अगर ग्रीनविच में दोपहर के 12 बज रहे हैं तो पश्चिम में अगर कोई 15 डिग्री पे कोई प्लेस स्थित है तो उसका समय हमारा इससे 1 घंटे माइनस होगा, मतलब 11 बज रहे होंगे, उस जगह पे 11 बजे होंगे। तो ये है मानक समय का कॉन्सेप्ट। आप किसी भी स्थान का मानक समय निकाल सकते हैं ये कॉन्सेप्ट लगा के कि 1 डिग्री बराबर, अगर हम 1 डिग्री पश्चिम में मूव करते हैं दैट मीन्स हम 4 मिनट पीछे हो जाते हैं ग्रीनविच के टाइम से, और अगर हम 1 डिग्री पूर्व में मूव करते हैं दैट मीन्स हम 4 मिनट आगे हो जाते हैं ग्रीनविच के टाइम से। पूर्व का मतलब आगे बढ़ना, पश्चिम का मतलब पीछे होना। ठीक है, तो ये है टाइम का कॉन्सेप्ट। आते हैं भारत के बारे में। भारत का मैंने बता दिया था कि इंडिया जो है वो ग्रीनविच से पूर्व में 82.5 डिग्री स्थित है, तो इस वजह से हमारा जो टाइम है वो ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है। ठीक है, तो जो अब भारत में कुछ इस तरह का देखिए,
ये सबसे पश्चिमी छोर है भारत का। मैंने एक अंदाजे से फिगर ड्रॉ किया है। ये पश्चिमी छोर है और ये पूर्वी छोर है। ठीक है, आपकी बुक में दिया हुआ है कि द्वारिका जो गुजरात में स्थित है और डिब्रूगढ़ जो असम में स्थित है, इन दोनों के टाइम में करीब 1 घंटा 45 मिनट का डिफरेंस है। अब क्यों? क्योंकि ये पूर्व में स्थित है तो यहां सूर्य जल्दी आ जाता है, जल्दी उग जाता है, और इधर समय लगता है, तो इसमें भी टाइम का डिफरेंस बहुत ज्यादा था। तो लगभग मध्य से एक इसका भी मानक समय माना गया है। क्या है? 82.5 डिग्री। ठीक है, इसको मानक समय मान के बाकी सारी जगहों का हम समय निर्धारण करते हैं। तो ये हो गया टाइम का कॉन्सेप्ट। यहां ये 68 डिग्री है, ये 97 डिग्री है, तो डिफरेंस तो है ही है। लगभग 1 घंटा 45 मिनट का डिफरेंस है दोनों के समयों में। तो ये एक मानक समय निर्धारण किया है, उसकी सहायता से हम बाकी सारी सब जगहों का समय एडजस्ट कर लेते हैं। देखिए, कोई जगह बहुत ज्यादा बड़ी होती है तो उनके यहाँ एक से ज्यादा मानक समय होते हैं। जैसे रशिया में टोटल 11 मानक समय है, 11 मानक समय। ये आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रशिया के मानक समयों की संख्या कितनी है, रूस के मानक समय कितने हैं? 11 है। ठीक है, देखिए पूरे देशांतरों को हमने 24 मानक समूहों में विभाजित किया है, तो टोटल कितने हो गए? 15 डिग्री पर मानक समय। एक मानक समय बराबर 15 डिग्री। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है आपके चैप्टर में। देशांतर रेखाएं, अक्षांश रेखाएं, ग्लोब, पृथ्वी की स्थिति और पृथ्वी पे कोई भी स्थान की स्थिति जानने के लिए आपका अक्षांश और देशांतर रेखाओं की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो ये काल्पनिक रेखाएं, वास्तव में पृथ्वी पे ऐसी कोई रेखा नहीं है, ये केवल हमने अपनी सुविधा के लिए उन पे ड्रॉ करके देख लेते हैं। केवल काल्पनिक रूप से ड्रॉ करते हैं, पृथ्वी पे कौन कैसे ड्रॉ हो पाएगा। एक ग्लोब पे इस तरह की रेखाएं हैं जिससे हम अच्छे से किसी भी स्थान की स्थिति जान लेते हैं। तो वास्तव में ना पृथ्वी पे कोई सुई लगी हुई है, ना ही किसी हैंडल से वो लटकी हुई है, वो स्वतंत्र रूप से अपने अक्ष पे घूर्णन करती है। और ये जो काल्पनिक रेखाएं हैं, विषुवत वृत्त और ये जो अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं, ये काल्पनिक रूप से, वास्तव में पृथ्वी पे ऐसी कोई रेखाएं नहीं है। ये केवल हमारे अध्ययन को सरलीकृत करने के लिए बनाई गई हैं। ये हमारा आज यहाँ चैप्टर खत्म होता है। इसके क्वेश्चन आंसर्स हम लोग अभी कर लेते हैं, क्योंकि अभी पढ़ा हुआ है अच्छे से, तो क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से इसमें हो जाएंगे। आइए शुरू करते हैं। जितने भी कॉन्सेप्ट्स इस चैप्टर में दिए गए थे, मैंने एक एक करके बहुत अच्छे से उसको डिस्कस कर लिया है। आइए क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी का सही आकार क्या है? पृथ्वी का आकार क्या है? भू-आब दिया है। क्या दिया है? भू-आब। इससे पहले वाले चैप्टर में आपने पढ़ा था। अब भू-आब क्यों है? क्योंकि ये अपने ध्रुवों पे चपटी है और बीच में उभरी हुई है, जिस कारण इसका आकृति जो है वो भू-आब है। दूसरा क्वेश्चन है, ग्लोब क्या है? पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है। मतलब एक छोटा सा नमूना है जिसकी सहायता से हम पृथ्वी का अध्ययन कर सकते हैं,
उस पे जो ड्रॉ की गई लाइनें हैं उनकी सहायता से हम पृथ्वी पे सारे स्थानों की स्थिति ज्ञात कर सकते हैं। तो ग्लोब क्या है? पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या है? कर्क रेखा का अक्षांशीय मान है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और मकर रेखा बताइए, मकर रेखा है सेम 23.5 डिग्री, बस क्या है? दक्षिणी अक्षांश। ये डिफरेंस है आपका। देखिए सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से हल हुए जा रहे हैं। पूरे चैप्टर को हमने बहुत अच्छे से डिटेल से पढ़ा है, तो सारे क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे से हल हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के 3 तापकटबंध बताइए। मैंने एक एक तापकटबंध आपको बहुत अच्छे से क्लियर किया था, ये मैं रफ कर देती हूं अगले क्वेश्चंस को लिखने के लिए। देखिए 3 तापकटबंध है। पहला है उष्ण तापकटबंध। कहां का है ये? किसके किसके बीच का है? कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो स्थान है वो उष्ण तापकटबंध होता है। सेकंड है शीतोष्ण। शीतोष्ण तापकटबंध क्या है? शीतोष्ण तापकटबंध है जो कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुव वृत्त के बीच का जो स्थान है और मकर रेखा दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच का जो स्थान है वो है आपका शीतोष्ण तापकटबंध। मतलब यहाँ का जो तापमान होता है वो मध्यम होता है, कुछ ठंडा कुछ गर्म, तो इसको शीतोष्ण तापकटबंध बोलते हैं। तीसरा है शीत तापकटबंध। ये कहाँ की स्थिति है? ये है उत्तरी ध्रुव वृत्त और उत्तरी ध्रुव के बीच में जो स्थान पाया जाता है, और दक्षिणी ध्रुव वृत्त और दक्षिणी ध्रुव के बीच में जो स्थान पाया जाता है वहां पे जो है सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाती हैं, तो वहां का जो तापमान रहता है वो बहुत ज्यादा ठंडा होता है, इसलिए इसको शीत तापकटबंध बोलते हैं। तो ये हमारे तीनों तापकटबंध हो गए। ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऊष्मा की अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं क्या हैं? देखिए जो क्षैतिज रेखाएं हैं जो पूर्ण वृत्त बनाती हैं वो अक्षांश रेखाएं होती हैं। जो पृथ्वी को जो जिसमें 0 डिग्री अक्षांश है वो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, उत्तरी अक्षांश उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। और देशांतर रेखाएं हैं जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाती हैं, उनको हम देशांतर रेखाएं कहते हैं या याम्योत्तर रेखाएं बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ऊष्मा की सबसे अधिक मात्रा उष्णकटिबंध में क्यों प्राप्त होती है? वो इसलिए कि वर्ष में कभी ना कभी एक बार दोपहर में सूर्य सीधा होता है, सूर्य की जो किरणें होती हैं इस पे सीधे पड़ती हैं, जो ये उष्णकटिबंध है, इस वजह से यहाँ का तापमान बहुत अधिक होता है, इसलिए इसको उष्णकटिबंध बोलते हैं। नेक्स्ट है, जब भारत में शाम के 5:30 बजते तब लंदन में दोपहर के 12 बजते हैं, क्यों? क्योंकि लंदन में जो ग्रीनविच जगह है वहां से हमारा समय 5.5 घंटे आगे है। कैसे? जो ग्रीनविच है वो 0 डिग्री है, हमारा 82.5 डिग्री आगे है, पूर्व में स्थित है भारत, इसलिए वहां से हमारा जो समय है वो 5.5 घंटे आगे है। ये क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट, प्रमुख याम्योत्तर का मान क्या है? प्रमुख याम्योत्तर कौन सा है? मैंने बताया था 0 डिग्री। कहां स्थित है? ग्रीनविच। प्रमुख याम्योत्तर 0 डिग्री है। नेक्स्ट, शीत कटिबंध किसके नजदीक पाया जाता है? देखिए शीत कटिबंध किसके नजदीक पाया जाता है? ध्रुवों के नजदीक, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव। ऑप्शन वाले क्वेश्चन है, आसानी से हो जाएंगे। शीत कटिबंध की जो स्थिति होती है वो ध्रुवों और उत्तरी ध्रुव वृत्त और दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच में पाई जाती है, ध्रुवों के नजदीक। देखिए अगर ध्यान से वीडियो देखेंगे तो इसी प्रकार आप भी ये सारे क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो ध्यान से वीडियो देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देशांतरों की कुल संख्या कितनी है? देशांतरों की कुल संख्या 360 डिग्री है, मैंने आपको क्लियर किया था।
दक्षिणी ध्रुव वृत्त स्थित है कहां पे? अब दक्षिणी ध्रुव वृत्त स्थित है तो दक्षिणी लगा हुआ है, दक्षिणी मैंने बताया था, अगर दक्षिणी लगा है तो दैट मीन्स दक्षिणी गोलार्ध में, अगर उत्तरी लगा होता तो उत्तरी गोलार्ध में होता। ग्रिड किसका जाल है? जो देखिए अक्षांश रेखाएं खींचते हैं और जो देशांतर रेखाएं खींचते हैं, मैंने फिगर में अच्छे से ड्रॉ करके समझाया था। ये दोनों जब खींच देते हैं तो एक जाल प्रकार का बन जाता है, उसी को हम ग्रिड बोलते हैं। तो देशांतर रेखाएं और अक्षांश रेखाओं का जो मिलके जाल बनता है उसको हम ग्रिड बोलते हैं। नेक्स्ट है मकर रेखा किस पे स्थित है? 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश पे। ये बताया था अभी थोड़ी देर पहले, क्वेश्चन में भी सॉल्व किया था। भारत का मानक याम्योत्तर क्या है? 82.5 डिग्री पूर्व। भारत का मानक याम्योत्तर है 82.5 डिग्री पूर्व। 0 डिग्री याम्योत्तर को क्या किसके नाम से जाना जाता है? प्रमुख याम्योत्तर। प्रमुख याम्योत्तर 0 डिग्री याम्योत्तर मतलब प्रमुख याम्योत्तर। देशांतरों के बीच की दूरी की तरफ घटती है, जब वो ध्रुवों की तरफ बढ़ती है तब वो घटती है, मतलब ध्रुव से ध्रुव मिलाती है, लंबाई दोनों की समान है, और ध्रुवों की तरफ जैसे बढ़ती जाती है तो देशांतरों के बीच की जो दूरी है वो घटती जाती है, शून्य हो जाती है। उत्तर ध्रुव वृत्त किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तर ध्रुव वृत्त उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। सारे क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे तरीके से हो गए हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।